अख्तर जान मेंगल साहब, अचकजई साहब, ये वो शख्सियात हैं मेन जिन्होंने तहरीक इंसाफ की सेटल हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूस किए, उनके खिलाफ अदम एतमाद वाला मामला किया। अब वही दोबारा इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब यह है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है, नजरिया जरूरी नहीं है। क्या कहिएगा सर? जी, 1 मिनट में जो ब्रिगेडियर साहब ने की बात वो बड़ी जबरदस्त बात की कि बलूचिस्तान के हवाले से कि पॉलिटिकल विल का होना जरूरी है। तो अभी आपने बात की अख्तर बेगल साहब की, नमक खान चकती साहब की, या बलूचिस्तान की लीडरशिप की। ये वो लीडरशिप है जो ट्रू वॉइस ऑफ द पीपुल है, लोगों की आवाज है, अवाम की आवाज है। उनको हटाकर उनको जितवाया गया, जिनको बोले वाले भी नहीं जानते, तो पॉलिटिकल विल आनी ही नहीं है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में, तो चले बलूचिस्तान में तो हम सब कह रहे हैं भाई सी पेक है, हिंदुस्तान की इंटरफेरेंस है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ जिस हुकूमत सिंध में इन्होंने 15 साल हुकूमत की है, वहां पे हशर ये है कि कच्चे के इलाके में को 200 से ज्यादा अफराद को अगवा कर लिया गया है, सक्खर लाड़काना इस साइड से। वो बाजियाब नहीं हो रहे हैं, और धाड़ेल और ये डकैत जो है धंधनाते फिरते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और यही कंडीशन आप अगर आ जाए कराची में, कराची आप रोजाना आप सुनते हैं कि सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में रोजाना किसी न किसी नौजवान की जो है वो हलाकत होती है। जो ईद के रोज भी जो बच्चा ईदी देने के लिए कोई बाप बाहर निकला तो उसकी लाश घर में गई। तो ये 15 साल सिंध में तहफुज नहीं दे सके थे, तो वहां जाके इनको कौन सी जो है बलूचिस्तान को, बलोचों को हकूक दे देने हैं। अब आ जाए आपने जो बात की नजरिए की, देखिए नजरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, है, और उसी पे खड़े हैं, और वो है हकीकी आजादी का। और इस नजरिए के साथ जो भी हमसे मिलेगा हम उनसे हाथ मिलाएंगे। और ये तहरीक देखिए, और जो पॉलिटिकल विल से ही मैं उसको दोबारा कनेक्ट करूंगा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसका मुल्क का वजीर खजाना कौन है, उसको वो नवाज लीग का नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का है। वजीर दाखिला कौन है, ना नवाज लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का है। लेकिन उनकी हुकूमत बनी हुई है। तो ये वजह ये है कि ये जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी हुई है, ये मुल्क के मुफादात में नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की आवाम को उसके हक के वोट से महरूम कर देंगे, अगर उनका वोट छीन लेंगे, यही वजह बनी है आज। इतनी सिक्योरिटी इश्यूज के बावजूद आपने देखा तस्लीम में, चमन में इतने बहुत बड़े हुकूमत मुखालिफ जलसे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? आखिर आवाम क्यों बाहर आ रही है? उसकी वजह यही है कि ये हुकूमत ना डिलीवर कर सकती थी, ना कर सकती है। महंगाई आसमान को छू रही है। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि ये महंगाई और बढ़नी है। मालियाती इदारे बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, जब उन्होंने $3 बिलियन कर्जा लिया था, तो मुल्क में बहुत बड़ा तूफान आ गया था महंगाई का। अब तो ये $6 बिलियन लेने जा रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही नजरिया है जो उनसे यूनाइट करेगा। और जो हम तो ये नहीं समझते कि हमारी हुकूमत कोई अख्तर मेगल साहब ने हटाई थी। उसने इमरान खान ने बड़े वाजे अल्फाज में कह दिया है कि साइफर एक साजिश हुआ, जिसके यहाँ पे मकामी तौर पर उसके हैंडलर्स थे, उन्होंने उसको हैंडल किया और हमारी हुकूमत हटाई गई। तो ये इस तरह से है। ये नहीं है कि अमन को अख्तर मेगल ने हुकूमत हटा दी थी। यकीन तौर पर अख्तर मेगल साहब को जो उस वक्त, तो आज भी है उनके मसाइल, वो यही है। वो नवाज लीग के साथ रहे हैं तो आज उनके साथ नहीं है। वो पीटीएम हुकूमत के साथ थे, आज उनके साथ नहीं है। उनका एक ही मुतालबा था कि जो डिसअपियर्ड लोग हैं बलूचिस्तान से, उनको सामने लाया जाए। जो बदकिस्मती से नहीं आ पा रहे, वो उसके वजीर अजम को नोटिस हो रहे हैं, उसके कमीशन बने हुए हैं। तो ये एक इज्तिमाही बात है। और हम समझते हैं इस मुल्क की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए एक मुआशी स्टेबिलिटी की जरूरत है, सियासी स्टेबिलिटी की जरूरत है। और ये मुल्क में सब तब आ जाती है जब इस मुल्क के अवाम के जो राय है, अवाम की जो मंशा है, उसको इज्जत मिलेगी, एहतराम मिलेगा। अगर वोट किसी एक को दे और कल आप उसके सर पे किसी और को बिठा दे, ये पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे। ना जी उन्होंने ठीक। 71 में कबूल किया था, ना वो अब करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, जी। सर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना ली गई है। अचकज़ई साहब की सरबराही में मेंगल साहब साथ हैं, तहरीक इंसाफ साथ है। सर, ये तहरीक जो है, इसको किस लेवल पे देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे नुकात हैं जिसमें पीडीएम की हुकूमत
अचकजई साहब को और मेंगल साहब को अपने साथ नहीं चला पाई, जबकि पीडीएम की हुकूमत में ये 7 इत्तेहादी थे? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर आपको याद हो, जनरल जिया के दौर में एक मूवमेंट चली थी और वो सिंध से शुरू हुई थी, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद आपको ये भी याद है कि जब जुल्फिकार भुट्टो साहब, उनसे पहले जब 77 मार्च में रिगिंग, इलेक्शन रिगिंग के ऊपर क्राइसिस क्रिएट हुआ था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनी थी, मुझे आज भी याद है। तो मुझे लग रहा है ये भी उसी किस्म की मूवमेंट लग रही है और ये बलूचिस्तान से शुरू हुई है। इसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट जो पहले मैं बात करूँ वो ये है कि बेशक अचकजई साहब का एक कॉन्ट्रोवर्शियल पास्ट है, लेकिन वो हाल ही में अपोजिशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, नंबर 1। और बेशक अख्तर मेंगल साहब का भी कॉन्ट्रोवर्शियल पास्ट है, लेकिन ये 2 बड़े सीनियर लीडर्स हैं जिनकी बड़ी फॉलोइंग है बलूचिस्तान में। तो ये दोनों अगर एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट, डेमोक्रेटिक, देखिए दिस इज द डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अगर वो उसको लीड कर रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम में आके अपना रोल अदा करेंगे। ये इनके दिल भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देम कि फिर के जी बलूचिस्तान में भी हालात ठीक करने हैं और नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी इनका एक रोल होगा। बट हैविंग सेड दैट, ये जो मूवमेंट है इस वक्त, जबकि IMF आपको अगली उन्होंने प्रोग्राम आपसे साइन करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है दरवाजे पे खड़ी है, कहा जा रहा है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो ऐसे ऐसा कम होगी, प्राइसेस भी थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो इकोनॉमी टर्न अराउंड होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जो हम देख रहे हैं और ये तमाम मामला के एक पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, तो यकीनन ये सी मूवमेंट विल क्रिएट एन मोर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान। बाहर वाले लोग कहेंगे यार फिर अभी इंतजार करते हैं, देखते हैं कि ऊंट किस कवर बैठता है। ये तहरीक तो देखें ना, अभी तो उन्होंने बलूचिस्तान में जलसा आज किया, पीशी में मेरा ख्याल पहला। कल को अगर ये पूरे पार्टी अलायंस जिसमें भी JUI नहीं है, अगर ये आ जाते हैं लाहौर में, पिशावर में और बाकी मेन स्ट्रीम में, सिंध में, कराची में जलसे करते हैं, तो जाहिर बात है लोग तो बाहर निकलेंगे, इन पार्टी की फॉलोइंग तो है, तो उससे फिर एक वो वाली सूरत हाल तो पैदा हो जाएगी कि पहले तो फिर सिर्फ PTI निकलती थी और उनपे वो बहुत ज़ेर ताब रही, आपको मालूम है, अभी भी है। लेकिन जब ये 6 पार्टी लाइन्स आएंगे तो फिर एक सूरत हाल, पॉलिटिकल टर्मोइल आप उसको कहें या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहें, वो सूरत हाल तो पैदा होगी, विच विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। हल इसका यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जनाब इस वक्त आप वज़ीर आज़म हैं, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे 45 हो 47 हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, कि आपका काम है कि इनको एंगेज करें, ऑपोजिशन को एंगेज करें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल करें, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बिठाएं और एक सुनने जुमला और एक फ्यूचर कोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाथ एक वो निकालें, जिसमें कम से कम ये हो जाए कि जी अभी 1-1.5 साल को थोड़ा गिव एंड टेक भी हो ये सीटों के मामले में आगे पीछे, लेकिन ठीक हो गया सर। कूल डाउन करने के लिए ये ऑपोजिशन वाले ऐलान कर दे कि जी 2026 में अगले इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, उस वक्त तक भाई पाकिस्तान को बिल्कुल हमने पॉलिटिकली स्टेबल रखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड है और वो इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। तो जी आपको मौकिफ आ गया सर, टेक द इनिशिएटिव। ओके सर, आपको मौकिफ आ गया सर। राना अरशद साहब, 2 पॉइंट्स हैं जिस पे आपसे राय दरकार है। एक तो ये है कि मली साहब कहते हैं ये फार्म 47 की हुकूमत है, यानी कि इनके नज़र में ये अवाम की सही मानों में मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है, इस पे भी आपका रिस्पॉन्स चाहिए। और दूसरी बात, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना ली गई है, जिसके ऊपर अचकजई साहब जिसको लीड कर रहे हैं बतौर सदर, अब खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जितना अपोजिशन ज्यादा एक्टिव रोल अदा करेगी, हुकूमत के ऊपर दबाव होगा तो हुकूमत परफॉर्म करेगी। जमहूरियत में होता तो यही है। आप इस पे क्या करेंगे, क्या कमेंट करेंगे सर? काशिफ साहब, एक तो मैं अर्ज करूंगा कि ये जो PTI वाले हैं ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, हाफ भी करते हैं। हाँ, 47 जो फार्म खैबर पख्तूनख्वा में इनको मिले हैं वो जाली होंगे, क्योंकि ये इन्होंने बिना गर्क तो किया, दोनों हाथों से मुल्क को लूटा और खैबर पख्तूनख्वा में महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का को तबाह बर्बाद कर दिया गया। और वहां पर जब 10 सालों में इन्होंने क्या गुल खिलाए, कोई शहद
या दूध की नहरें इन्होंने वहां पैदा कर दी थी। हम अगर मेट्रो बस शहबाज शरीफ की क़यादत में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लाम और मुल्तान हम 90 अरब में बनाते हैं, तो इस टोले ने पेशावर मेट्रो बस 125 अरब का पाकिस्तान की आवाम को टीका लगाया और तबाह बर्बाद कर दिया। ये अल कादर के ट्रस्ट के नाम पे 500 कनाल जगह लेते हैं और फिर हमें बातें करते हैं। अगर ये इतने ही इनमें मतलब होशमंदी या ये आयन की बात करते हैं, तो ये खैबर पख्तूनख्वा में एंजॉय करते हैं। फिर वो शहद वाले चीफ मिनिस्टर आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कि हमें फंड भी दिए जाए, हम फंड देते हैं, हमने देने हैं। जब शहबाज शरीफ साहब तो ग्वादर पोर्ट का भी विजिट करते हैं, वहां पर के हालात पर भी जायजा लेते हैं। तो जो इन लोगों ने किया खैबर पख्तूनख्वा में रहते हुए और बलूचिस्तान की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार यही टोला है। और आज जब तहफ़्ज़े पाकिस्तान की बात मैं महमूद अफजई साहब से देखूंगा, तो मसला क्या है कि पिछले दौर में उनके भाई गवर्नर नहीं थे बलूचिस्तान के, जब वो गवर्नर थे और उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो वहां कौन से इन्होंने कुछ सुनहरी हरूफ वाले वहां मामलात को हैंडल किया और कौन सी डेवलपमेंट की।